प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मोदी के इंटरव्यू के संपादन का काम डीडी न्यूज की संपादकीय टीम पर छोड़ दिया गया था। सरकार ने साथ ही ये भी लिखा है कि अगर प्रसार भारती को और स्वायत्ता होती तो शायद ऐसा नहीं होता। सरकार के इस खत के बाद मोदी के इंटरव्यू पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जवाहर सरकार ने यह भी माना है कि इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को काट दिया गया। इतना ही नहीं, इशारों में उन्होंने प्रसार भारती की मनमाफिक आजादी नहीं देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार ने यह भी माना है कि मोदी के इंटरव्यू विवाद से डीडी न्यूज की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको ये बताएं कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के प्रसारण में देरी और सोनिया गांधी के निकट सहयोगी अहमद पटेल के साथ तथाकथित दोस्ती से जुड़े अंश संपादित किए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद ये चिट्ठी सामने आई है और विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मोदी के इंटरव्यू पर विवाद बढ़ गया है। इस इंटरव्यू के बाद दूरदर्शन जो है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीईओ जवाहर सरकार ने चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि पूरी जिम्मेदारी जो है इस इंटरव्यू की वो संपादकीय टीम की थी। ऐसे में उन्होंने पल्ला जो है इस मामले से झाड़ लिया है। साथ ही साथ ये भी साफ किया है कि अगर आजादी होती, स्वायत्ता होती तो शायद इस तरह की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। शैलेंद्र नेगी जुड़ चुके हमारे साथ, लाइव इंडिया संवाददाता है ज़ियारा, बातचीत के लिए। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं स्वायत्ता पर। साथ ही साथ इशारों में ये भी कहा गया है कि मनीष तिवारी की वजह से ऐसा हुआ। मोनिका, जब से प्रसार भारती का गठन हुआ है तभी से लेकर 23 नवंबर 1997 से लेकर आज तक लगातार प्रसार भारती की स्वायत्तता पर कई तरह की बहस हुई हैं। वो स्वतंत्र फोरम्स में भी हुई हैं और सरकार के अंदर भी हुई हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है और केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, तब दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि जो प्रसार भारती है उसके अंदर दूरदर्शन और आकाशवाणी दो तरीके के प्रसार माध्यम उसमें आते हैं। तो उन दोनों का इस्तेमाल जो है सरकार अपने हितों के लिए कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है अब नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के बहाने ही सही, लेकिन ये पहली बार है कि प्रसार भारती के सीईओ ने कोई चिट्ठी लिखी हो और चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया हो। खुद उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से इस बात का जिक्र किया है कि अगर स्वायत्ता होती, ज्यादा उन्हें स्वतंत्रता होती और अपने हिसाब से उन्हें काम करने दिया जाता, अगर सरकारी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। जिस युवा मंत्री की उन्होंने बात कही है कि हम साफ समझ सकते हैं, उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की बात कही है कि किस तरीके से उन्होंने उनका इंटरफेरेंस रहा है और किस तरीके से उन्होंने दूरदर्शन और प्रसार भारती की स्वायत्ता में किस तरीके का दखल दिया है। तो जहां तक नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का सवाल है, उसमें से अहमद पटेल से जुड़े हुए अंश हटाना और कुछ बेटी कहे हुए शब्दों को हटाना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े सवाल खड़े करता है दूरदर्शन की स्वायत्ता पर। लेकिन यह भी होता है कि एक एडिटर का अपना प्रिविलेज होता है कि वो किस चीज को दिखाना चाहता है और किस चीज को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन दूरदर्शन के बारे में ये बिल्कुल साफ है कि वो उस पर जो भी सरकार रहती है केंद्र में, उसका दबाव रहता है, उसके मंत्रियों का दबाव रहता है और उसको उसी सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग जो है न्यूज ब्रॉडकास्ट करनी होती है। शैलेंद्र, क्या मंत्रालय की तरफ से या फिर खुद मनीष तिवारी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? अभी तक मंत्रालय की तरफ से मोनिका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन क्योंकि अब जैसे ही उनसे आज पत्रकार सवाल करेंगे तो कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके का कड़ा पत्र लिखा है सीईओ जवाहर सरकार ने, उससे बिल्कुल साफ है कि किस तरीके के दबावों में प्रसार भारती के सीईओ तक काम करते हैं। और जो हालांकि सीईओ ने एक तरीके से इस पूरे के पूरे इंटरव्यू से अपना पल्ला तो अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि दूरदर्शन की एडिटोरियल टीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मंत्रालय इसमें क्या जवाब देता है और आखिर क्या मनीष तिवारी जिन पर सवाल खड़े इन सब के बीच शैलेंद्र, देखने वाली बात यह भी होगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो और जरा आक्रामक नजर आएगी और उसको भी कहीं ना कहीं वार करने का मौका मिलेगा मौजूदा सरकार पर। बिल्कुल मोनिका, बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरीके की काटछाट हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी ने जो शब्द कहे उनकी काटछाट हुई है। तो अब बीजेपी धीरे धीरे आक्रामक होती जा रही है। जब बेटी वाली बात हुई थी तब भी बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक थी कि किस तरीके से, हालांकि बाद में ये सामने आया, बीजेपी ने खुद ही वीडियो जारी किया कि नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को बेटी नहीं कहा। लेकिन अहमद पटेल वाला जो अंश था वह पूरी तरह से बीजेपी सामने ला चुकी है और वो पब्लिक के बीच में है और कई तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स के
के भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बीजेपी जो है पूरी तरह से आक्रामक होगी और बीजेपी आज जो है चुनाव आयोग से भी मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इस मामले में भी वो शिकायत करें, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और वो अब इस मामले में कहीं से भी जो है सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश बख्शने के मूड में नजर नहीं आएगी। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ शैलेंद्र। नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन पर प्रसारित इंटरव्यू पर घमासान जारी है। बीजेपी एक तरफ हमले बोल रही है, वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं है। इन सबके बीच प्रसार भारती ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हो और वो सुर्खियां ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। मोदी कुछ भी बोलते हैं तो भी छाया रहता है। 27 अप्रैल को दूरदर्शन का इंटरव्यू विवादों में आ गया। प्रसार भारती ने विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि सब कुछ डीडी न्यूज की संपादकीय टीम पर छोड़ दिया गया था कि वो आगे बढ़ें और प्रसारण करें। साथ ही जवाहर सरकार ने अधिक स्वायत्तता देने की मांग की है। प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार, जो कि दूरदर्शन का प्रबंधन भी संभालते हैं, उन्होंने प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों को लिखकर इंटरव्यू से जुड़े हालात के बारे में बताया। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि युवा मंत्री ने सार्वजनिक प्रसारक को अधिक स्वायत्तता नहीं दी। वहीं बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथ लिया। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने एडिटिंग के पीछे मंत्रालय के दबाव को बताया। वहीं इशारों ही इशारों में दबाव के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये विवाद और बढ़ गया है। अभी जानकारी मिली है कि ऐसे पत्र निकला है जिसमें प्रसार भारती के अफसर कह रहे हैं कि एक प्रकार से दबाव है मंत्रालय का। लगातार प्रसार भारती को इंडिपेंडेंट कहने की बात जो है, मोदी जी के इंटरव्यू को देखते हुए जिस प्रकार से उसमें एडिटिंग हुई, स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं से निर्देश आए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो निकलने चाहिए थे वो निकले नहीं, एडिट हो गए। क्यों एडिट हुए? प्रसार भारती मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, कहने को इंडिपेंडेंट है। दूरदर्शन पर दबाव और पक्षपात के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में रही तब बीजेपी ने कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार आरोप इंटरव्यू में कुछ अंश हटाने को लेकर लगे हैं, जिस पर बयानों की बौछार हो गई है। लेकिन दूरदर्शन के अधिकारियों ने इससे कुछ सबक लिया है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हमारे साथ शैलेंद्र नेगी लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं देश का इतना बड़ा पुराना न्यूज चैनल मीडिया हाउस, उसकी निष्पक्षता पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। स्वायत्तता को लेकर लगातार सवाल हालांकि पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस घटना के बाद इसमें कुछ फर्क आएगा? सरकार की तरफ से कुछ इस पे किया जाएगा? देखिए, सरकार जो भी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो केंद्र में, वो इस बात को कभी नहीं मानते कि उन्होंने किसी तरह का दबाव प्रसार भारती के ऊपर बनाया है। प्रसार भारती का गठन इसीलिए किया गया था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है डायरेक्ट जो है वो सरकार के लिए लायबल न होकर के वो पार्लियामेंट के लिए लायबल होगी और वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह होगी। लेकिन अब जिस तरीके के दबाव बिल्कुल सामने है, तो कहीं ना कहीं दूरदर्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि दूरदर्शन की घर घर में पहुंच है, इसलिए दूरदर्शन की क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मोदी के बहाने ही सही, लेकिन दूरदर्शन की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब देखना होगा कि सरकार और दूरदर्शन और प्रसार भारती बोर्ड इससे कैसे उभरता है और जिन जो सवाल जो है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ने, सीईओ ने खड़े किए हैं, जवाहर सरकार ने खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब कैसे सरकार देती है। और उन जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और उसमें कई अहम सवाल हैं जो कि स्वतंत्रता पर हैं, क्रेडिबिलिटी पर हैं। तो वो स्वतंत्रता के साथ साथ क्रेडिबिलिटी जो है अब बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो सामने आया है और जिस तरीके की काटछाट की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरह से दूरदर्शन और प्रसार भारती सवालों के घेरे में है। और साथ में सरकार सबसे बड़ी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो सबसे बड़े सवालों के घेरे में है कि आखिर वो किस तरीके के दबाव जो है प्रसार भारती के सीईओ या फिर प्रसार भारती के ऊपर बनाता है और कौन
कौन सी न्यूज वो टेलीकास्ट करवाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र। बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि वो लोकसभा चुनाव खत्म होने तक सरकार को नए सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं करने के लिए कहेगा। लेकिन इसके साथ ही आयोग ने यह भी तय किया है कि वो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से जुड़े जासूसी कांड की जांच को लेकर उठाए जा रहे केंद्र सरकार के कदम को नहीं रोकेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ने अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति पर सरकार को अभी रोकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि आयोग को लगता है कि नया आर्मी चीफ नियुक्त करने की सरकार की जल्दबाजी जायज नहीं है। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने तक सरकार नहीं करे सेना प्रमुख की नियुक्ति। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को कहा है जल्दबाजी होगी। हालांकि इसी बीच जासूसी कांड में जज की नियुक्ति को लेकर इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दे दी है। यानी कहीं ना कहीं मोदी को जो घेरने की तैयारी कर रही थी सरकार, उसको हरी झंडी मिल चुकी है। 16 मई से पहले जज जो है नियुक्त किया जाएगा, जो इस पूरे कांड का, इस पूरे प्रकरण का जांच का जिम्मा उठाएगा। वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख की नियुक्ति जल्दबाजी है, उस पर रोक लगा दी है। लेकिन यहां पर मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का यहां पर पूरा इंतजाम कर लिया गया है। मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लाइव मीडिया संवाददाता है, ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, मोदी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के इस जवाब के बाद। देखिए, एक बात हम आपको यहाँ साफ करना चाहेंगे कि जनरल दलवीर सिंह सुहाग नए आर्मी चीफ बनने की रेस में सबसे आगे हैं। और बीजेपी ने शिकायत की थी कि नए आर्मी चीफ की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद की जाए, यानी 16 मई को जब रिजल्ट आएंगे नई सरकार को डिसीजन लेने का राइट दिया जाए। और इसको लेकर के आज चुनाव आयोग ने सरकार से कहा है कि जो वो प्रक्रिया शुरू कर रही थी नए आर्मी चीफ की, उसको रोक दिया जाए। तो जो सबसे बड़ा यहाँ जो नुकसान होने वाला है वो जनरल दलवीर सिंह सुहाग को होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल माना जा रहा था कि सरकार उनको नया चीफ नियुक्ति करेगी। लेकिन जनरल वीके सिंह जो कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं गाजियाबाद से, उन्होंने ये दबाव बनाया था पार्टी में कि दलवीर सिंह सुहाग का चूंकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनके ऊपर स्कैम के आरोप हैं, उनके ऊपर उनके अधीन दीमापुर में एक एनकाउंटर हुआ था जिसको ठीक तरीके से वो उस चीज को संभाल नहीं पाए थे। तो ऐसे वक्त में जनरल दलवीर सिंह सुहाग को चीफ ना बनाया जाए। और अब कहीं ना कहीं चूंकि नई सरकार को डिसीजन लेना है तो दलवीर सिंह सुहाग के लिए थोड़े यहाँ पर मुश्किलात हैं। चलिए, शुक्रिया मनीष आपका तमाम बातचीत के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है, नई सरकार के गठन से पहले नए आर्मी चीफ की नियुक्ति नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाएं उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है। इस जवाब में मोदी की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन से इनकार किया गया है।
30 अप्रैल को गांधीनगर में वोटिंग के बाद बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान दिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब चुनाव आयोग को दे दिया है। मोदी की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आयोग को भेजे गए जवाब में कहा गया कि मोदी हमेशा अपने सीने पर कमल का निशान लगाकर रखते हैं और वोटिंग के दौरान वो भी कमल के निशान के साथ ही पोलिंग बूथ पर आए थे। मोदी ने ये अपने जवाब में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व की धारा 126(1)(a) के मुताबिक पोलिंग बूथ के नजदीक सभा करने पर पाबंदी है, लेकिन मीडिया से बात करने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये भी कहा गया है कि मीडिया से बात करना महज एक संयोग था, क्योंकि मोदी ने मीडिया वालों को नहीं बुलाया था। मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का हवाला दिया और कहा कि वोट डालने के बाद मनमोहन सिंह ने मीडिया से बात की थी और मोदी की लहर नहीं है को लेकर बयान दिया था। इसके अलावा अमर्त्य सेन ने वोट डालने के बाद मोदी के खिलाफ बयान दिया था। मोदी ने आयोग से अपील की है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। 30 अप्रैल को गांधीनगर में मतदान करने के बाद मोदी ने मीडिया को बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखाया था, जिसकी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मोदी के जवाब पर आयोग क्या कार्रवाई करता है, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। महिला जासूसी मामले में नरेंद्र मोदी को घेरने को लेकर यूपी सरकार आखिरी दांव चलने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक जज का नाम सुझाने को कहा है, ताकि इस मामले की जांच कराई जा सके। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि 16 मई से पहले जांच के लिए जज का नाम सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग ने भी जांच के लिए जज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसे मोदी को लेकर केंद्र की बेचैनी कह लीजिए या फिर मोदी को घेरने का आखिरी दांव। सरकार किसी भी कीमत पर मोदी के रथ को रोकने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1.5 साल पुराने स्ट्रोपगेट कांड की जांच में तेजी लाने का फैसला किया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच के लिए जल्द ही जज की नियुक्ति कर दी जाएगी। The cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on a snooping commission, and soon it will be appointed. The matter is in the process. इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने महिला जासूसी को लेकर मोदी पर तीखी टिप्पणी भी की। एंड हम किसी से छुपाते नहीं है। जैसे पब्लिकली देखिए, कोई इतना मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त खेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। माना जा रहा है कि सरकार स्नूपिंग कमीशन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को अप्रोच कर सकती है। वहीं सरकार के इस फैसले का जहां उसके सहयोगी दल स्वागत कर रहे हैं, वहीं जेडीयू जैसी पार्टियां सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि देर जरूर हुई है, लेकिन ये बात लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, देशवासियों को, कि आखिर इस प्रकार की जासूसी की इजाजत किसने दी थी। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ने में गंभीर नहीं है। 1.5 साल पुराने मुकदमे को अब चुनाव के वक्त उठा करके और जज की नियुक्ति करके वो अपना पिंड छुटाना चाहती है, वो मोदी से लड़ना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को बौखलाहट भरा कदम करार दिया है। उनका भी ये दायित्व बनता है कि जो सरकार का राजनीतिक पक्ष है उनको सही सलाह दें
कि परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। सरकार के लिए इस फैसले ने सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। अब जबकि आधे से ज्यादा चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, ऐसे में ये फैसला सिवाय राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है? 543 सीटें, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन। सरकार ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। असम के 2 जिलों कोकराझार और बक्सा में एनडीएफबी के उग्रवादियों के हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है। कोकराझार और बक्सा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना को बुला लिया गया है। असम के कोकराझार और बक्सा जिले में एनडीएफबी के संदिग्ध उग्रवादियों ने फायरिंग का कहर बरपा दिया, जिससे यहां दहशत का माहौल बन गया है। एनडीएफबी के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई हैं। पीड़ितों के परिजनों के मुताबिक उग्रवादियों ने एक के बाद एक दूसरे घर में हमला कर अंधाधुंध गोलीबारी की। एनडीएफबी के संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने किया हमला। हमले में उग्रवादियों ने एक ही परिवार पर बरसाई गोलियां। कोकराझार के सांसद विश्वजीत दैमारी इसके पीछे स्थानीय प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं। वहां का डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी और डीसी, वो लोग ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखता है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट का एसपी और डीसी जो लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, उनका कोई पब्लिक रिलेशन नहीं है, कोई माने सरकारी कोई क्या है ऑफिस से, कर्मकर्ता से उनका कोई वहां पर संपर्क नहीं है, और इसके कारण वहां पर लॉ एंड ऑर्डर माने अकेला कंट्रोल करना ये मुश्किल हो रहा है। असम के बक्सा जिले के नारायणगुड़ी इलाके में भी अज्ञात उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कई लोगों की हत्या कर दी। उग्रवादियों ने लगभग 50 घरों को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना की वजह से कोकराझार और बक्सा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना को बुला लिया गया है। मेरे घर में कोई नहीं बचा है। माँ बाप सबको उग्रवादियों ने मार डाला। उन्होंने रात को हमला किया था। बरपेटा के एक इलाके में अज्ञात लोगों ने एक मिनी बस पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में एक एएसआई विद्यान चंद्र भी शामिल है, जो इन लोगों का बचाव करने आया था। इन सभी का इलाज बरपेटा अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस घटना के एक दिन पहले भी हथियारबंद उग्रवादियों ने कई लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। विरोधी अब इसे बीटीईडी इलाके में कानून व्यवस्था की नाकामी बताते हुए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।
दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश को बनाने की, देश को बचाने की, बदलना चाहते हैं सूनी आंखों में उम्मीद जगाने की, शक्ति के रूप में उभर के बाहर है। वुमेन सेफ्टी के लिए देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे को खाने को ना तनको है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा फोकस हर दावे का जवाब लेने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। मैं इस बार शपथ लेती हूँ। इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। देखना चाहेंगे, शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। चुनाव चक्र में इस बार राजनीति का सबसे खतरनाक खेल, जिसने ले ली 2 सबसे बड़े नेताओं की जान, और आखिर कैसे टूट गया कांग्रेस का राजनीतिक तिलिस्म। अस्सी के दशक का राजनीति का ताना बाना, शनिवार रात 10 बजे चुनाव चक्र में। चुनाव आयोग ने चुनावों तक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर लगाई रोक। लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति में जल्दबाजी को ठहराया गलत। जासूसी कांड के जज की नियुक्ति को हरी झंडी। मोदी का इंटरव्यू बना दूरदर्शन के लिए मुसीबत। प्रसार भारती के सीईओ का सरकार की मंशा पर सवाल। अगर होती और स्वायत्ता तो नहीं होती ये बात। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मोदी का चुनाव आयोग को जवाब। पोलिंग बूथ के करीब सभा करने पर है पाबंदी। मीडिया से बात करना जुर्म नहीं, आयोग करे अपने फैसले पर पुनर्विचार। स्मृति ईरानी के लिए 5 मई को प्रचार करने जाएंगे मोदी। आडवाणी और सुषमा भी करेंगे प्रचार। गंदी किताबों को लेकर प्रियंका ने कहा, बीजेपी पीछे से कर रही है बात। असम में आतंकी हमले में अब तक 23 लोगों की मौत। बक्सा में सेना बुलाई गई। सेना ने आतंकियों की तलाश में अफगानिस्तान के काबुल में के चलते करीब 3.5 से ज्यादा लोग लापता। $2.95 पैसे के दाम। पीएनजी में ₹1 की बढ़ोतरी। और देश की धरती पर भी जारी रहा चेन्नई सुपर किंग्स का धमाल। लगाया जीत का पंजा। कोलकाता की 35 रनों से हार। जडेजा बने मैन ऑफ द मैच।